आता है, लगभग लगभग हम बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये चैप्टर का ये चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, है ना। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स का मतलब कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं, हाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो होते हैं, है ना, या ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल वो कितने होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, है ना। जैसे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ये सब मालूम होना चाहिए। उसके बाद मालूम होना चाहिए कि सेल कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस, है ना, तो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका बेसिक से, जो कि है ना, देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, हाँ चैप्टर पे आएंगे, अभी एनसीईआरटी पे नहीं आएंगे, लेकिन एनसीईआरटी से पहले बेसिक बेसिक चीज कर लेंगे जिससे कि एनसीईआरटी ज्यादा समझ में आए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे प्रीवियस वाले चैप्टर में कि टोटल ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन एक ना कि एक सिंगल स्टेप है, बहुत सारा मल्टीपल स्टेप ये है, सिंगल स्टेप का क्लासिफिकेशन नहीं है। ओके, तो क्लासिफिकेशन से हम लोग ये समझ सकते हैं, ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से कि क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप है, क्योंकि ये सब पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो सीधा हम लोग लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और पढ़ना चाहिए था बोर्ड पर, है ना, बोर्ड पे नहीं है, आपसे बोर्ड पे तो लाइट है, ये बेसिकली तो बोर्ड ही पे ना पड़ेगा ये लाइट, ये बोर्ड देयर आर टू टाइप ऑफ बोर्ड पे तो लाइट है, बोर्ड तो ऑलरेडी वाइट है, ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है ना, अगर हम ये इधर लिख रहे हैं ऑर्गेनिज्म, हाँ तो बोर्ड पे पड़ेगा तो यहाँ पे कितने टाइप के होंगे, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है ना, अब वहां लगा के देखेंगे क्लास होने दो, मेक्स देयर ओन फूड, है ना, जो होना चाहिए। अच्छा ये रॉड है ना, फॉर ये एटीपी प्रोडक्शन। अच्छा, फूड हम लोग क्यों बना रहे हैं, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी है। एटीपी क्या है, ओके, अभी नहीं हो पाएगा, अभी लगाओगे आप खोलोगे, नहीं ऐसे मत बोल सकते। ठीक है। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये, है ना, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, है ना, कितने टाइप के, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक होता है ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉपिक वैसे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे जो कि अपना फूड या एटीपी प्रोडक्शन किससे करेंगे, लाइट से, है ना। और कीमोटोट्रॉपिक वैसे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे जो कि अपना फूड या एटीपी प्रोडक्शन किससे करेंगे, केमिकल से। कौन से केमिकल से, हाँ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हम लोग आगे दो अलग अलग पाइप देने हैं सब्सटेंस, है ना। आपके एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में नहीं पढ़ना है, इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बैक्टीरिया में दिया हुआ है। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में होता है नाइट्रेट, हल्का रहेगा, गिरने का चांस ज्यादा है, नाइट्राइट और अमोनिया, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये कैसे एटीपी बनाते होंगे ये तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, फोटोट्रॉप सबको आता है, ठीक है। तो अगर हम कीमोटोट्रॉप की बात करें
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, जिसमें कि वो सब्सटेंस क्या है, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, यानी कि ये एक तरीके का हाइड्रोजन डोनर है या इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, जिससे कि ये क्या करेंगे, एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, कौन करेंगे, कीमोटोट्रॉप। वैसे ही अगर हेटरोट्रॉप के बारे में अगर बात करें तो हेटरोट्रॉप कितने टाइप के होते हैं, अच्छा हेटरोट्रॉप होंगे क्या, हाँ, डू नॉट ठीक है, डू नॉट मेक देयर ओन फूड और शो डिपेंडेंस अपॉन ऑटोट्रॉप, है ना, किस पे डिपेंडेंस शो करेंगे, ऑटोट्रॉप पे। अब देखिए ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, है ना, कौन कौन सा, होलोजोइक और पैरासिटिक और सैप्रो सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक भी 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है इंट्रासेलुलर साइड में रख देना है, और एक होता है एक्स्ट्रासेलुलर। खाली क्या करना है ना, हमको मन है ये एज इट इज। अच्छा बताइए, ह्यूमन में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है या एक्स्ट्रासेलुलर, ताकि गिरेगा भी तो कोई दिक्कत बताएंगे, ठीक है, आते हैं। हेटरोट्रॉपिक एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो कि, अरे सुनिए तो, पहले सुन लीजिए, हेटरोट्रॉपिक क्या है, डू नॉट मेक देयर ओन फूड फॉर और शो डिपेंडेंस अपॉन ऑटोट्रॉप, सबसे पहले। उसके बाद होलोजोइक एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है, ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि जो हेटरोट्रॉप होता है वो क्या करता है, फूड को इंजेक्ट करता है ना, या क्या ऐसा बोल सकते हैं कि फूड को इनहेल करता है अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, इनहेल क्या ना, हाँ इनटेक करता है ना, फूड को इनटेक करता है, ठीक है, और वो 2 तरीके का हो सकता है, या तो इंट्रासेलुलर हो सकता है या तो एक्स्ट्रासेलुलर हो सकता है। अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन किसमें होता है, इंट्रासेलुलर में एग्जांपल हो जाएगा अमीबा और बैक्टीरिया, यानी कि ये समझ में आ रहा है कि जितने भी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें कैसा होगा, इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन होगा, और एक्स्ट्रासेलुलर में किनमें होगा, हाँ ऐसा लिख सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक आप लोगों सभी को मालूम होना चाहिए, ये बेसिक है, ठीक है, हाँ, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ये कितने टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिजम्स कितने होते हैं, है ना, पहला कौन सा हो जाएंगे, प्रोकैरियोटिक। देखिए ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो एक होता है प्रोकैरियोटिक, है ना, और दूसरा कैसा होता है, यूकैरियोटिक। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कैसे होंगे, जिनमें कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा, और यूकैरियोटिक कैसे होंगे, जिनमें कि, हाँ, न्यू टाइप ऑफ न्यूक्लियस, है ना। इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस कहने का क्या मतलब, अरे प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट, और इसमें क्या होगा, हाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रेजेंट। अब देखिए अगर हम सेलुलर लेवल, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें किसी भी ऑर्गेनिज्म का,
चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। तो वो दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे एल्गी में हम लोग बहुत सारे यूनिसेलुलर एल्गी की भी बात किए थे, जिसका की यूज कर रहे थे हम लोग एस्ट्रोनॉट्स, है ना, एज अ फूड रिजर्व फूड मटेरियल, क्योंकि उसमें प्रोटीन था। वो यूनिसेलुलर एल्गी थे। और यूनिसेलुलर एल्गी में एक और चीज देखे थे कि उसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। ये बताए थे आप लोगों को, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा देख रहे हैं कि पहली बार बता रहे हैं? तो अगर हम लोग देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कितने टाइप का होता है, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो ऑर्गेनिज्म कहां से स्टार्ट होंगे? सेल्यूलर लेवल से, सेल्यूलर लेवल से। उसके बाद कहां चले जाएंगे? अब सेल्स क्या होते हैं इस लेवल में? क्या होता है इस लेवल में? ये होता है कि पार्टिकुलर सेल ही पूरा काम कर रहा होता है। पार्टिकुलर सेल ब्रेन का भी काम कर रहा होता है ना, डाइजेशन का भी काम कर रहा होता है, रेस्पिरेशन का भी काम कर रहा होता है। एक ही सेल में सब कुछ होता है। यानी कि इस ऐसा लिख सकते हैं इसमें कि नो डिवीजन ऑफ लेबर, उसी को तो बोलते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होगा? नो डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। अब अगर हम टिश्यू से सॉरी सेल से टिश्यू लेवल पे आए तो यहाँ पे क्या होगा? इससे ज्यादा लेवल ऑफ डिवीजन होगा? नहीं होगा। टिश्यू से फिर कैसा होगा? सेल का डेफिनेशन क्या होता है? सेल का, है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब टिश्यू का लेवल, टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ऐसा नहीं होता। टिश्यू का डेफिनेशन बताइए, इतना बेसिक चीज है जो आप लोग को नहीं आ रहा है। टिश्यू क्या होता है? लिख देते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग, कैसे हो गया? सिमिलर फंक्शन, सिमिलर टाइप ऑफ सेल और एक ही फंक्शन करें। जैसे हमारा लिवर सेल या पैनक्रियास का सेल, पैनक्रियास के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे आइल्स ऑफ लैंगरहैंस या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नहीं पढ़े थे? अच्छा ठीक है, पढ़ेंगे अभी। आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सब क्या है? टिश्यू से मिलके बने हैं। अब उस टिश्यू का एक ही काम है, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के क्या करते हैं? ग्लाइकोजन इंसुलिन का सिक्रीशन करते हैं। ये बात समझ में आया ना? तो ये क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, जो कि एक ही फंक्शन कर रहे हैं, सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं। ओके, अब टिश्यू के बाद कौन सा लेवल आ जाता है ना? ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल जो कि सिमिलर ओरिजिन के हों, है ना। यहाँ पे नहीं लिखे सिमिलर ओरिजिन और सिमिलर ओरिजिन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर टिश्यू लेवल के बाद हम ऑर्गन लेवल पे अगर जाएं तो सेलुलर लेवल के ऊपर कौन सा लेवल होगा? क्या? बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल होता है। और बायोमोलिक्यूल कोई लेवल नहीं है। हम सेलुलर लेवल ही क्यों पढ़ रहे हैं? सेलुलर लेवल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में खुद से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा होता है, वो जिंदा नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेलुलर लेवल से ही स्टार्ट होता है, उसके बाद टिश्यू लेवल पे जाता है, उसके बाद वो ऑर्गन लेवल पे जाता है। ऑर्गन लेवल में क्या होगा? सेम टाइप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। तो वो क्या बना लेगा? एक ऑर्गन बना लेगा। जैसे पैनक्रियास एक ऑर्गन बन गया। अब पैनक्रियास क्या रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, या मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा है। तो हर एक ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि सबका टिश्यू अलग अलग है। क्यों? और सारे ऑर्गन्स अलग अलग इसलिए क्योंकि सारे टिश्यूज अलग अलग हैं। और जितने भी टिश्यू से मिल करके एक ऑर्गन बना है उन सब का ओरिजिन सेम है। सारे टिश्यू का ओरिजिन, अरे बोलिए, सेम है, ठीक है। तो ऑर्गन लेवल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल हो जाएगा, ऑर्गन लेवल के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल, है ना।
जैसे कि अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा हार्ट काम कर रहा है ना, हार्ट कर रहा है ना सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो हार्ट में भी बहुत जगह से ब्लड आ रहे हैं, है ना, और बहुत जगह वो पंप कर रहे हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो स्टोमक भी काम कर रहा है, उसमें लिवर भी काम कर रहा है, गॉल ब्लैडर भी काम कर रहा है, इंटेस्टाइन भी काम कर रहा है। तो वहां पे क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। इतनी बात समझ में आया। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, पूरा एक ह्यूमन। ये आपका था बेसिक, जल्दी से लिखिए इसको। इजी लगा, हार्ड लगा? कुछ कुछ नहीं आ रहा था आप लोगों को भी? टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल को कभी टिश्यू नहीं बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर, बात वही कैसे है? गलत पढ़े ना, लिखिए 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 लिखिए, बहस नहीं। लिखिए जल्दी। थोड़ा जल्दी उतारने का कोशिश करिए। सिंपल सा 31 क्वेश्चन देते हैं, उसमें भी दिक्कत आ जाता है आप लोगों को। 31 क्वेश्चन सिंपल। सिंपल का नाम ऐसा था जो सुने ही नहीं दिए, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे कि नहीं थे, ये बताइए। क्या पता, जब उसके बारे में जानते ही नहीं है तो अच्छा नहीं नहीं, जो जानते थे, जो जानते थे वो तो बन ही गया था। तो मतलब अच्छा लेवल का सोचने पे मजबूर किया कि नहीं आपको? देखिए ये बैक्टीरिया लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। इंट्रासेलुलर डाइजेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है मालूम है आप सभी को? डिवीजन ऑफ लेबर तो पूछे, इसमें कोई दिक्कत है? हाँ सवाल।
नो डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ अब काम का कोई बंटवारा नहीं होता, वैसे कुछ लिखा हुआ है ना। डिवीजन नहीं होता सेम काम। देखिए, रूबी रॉय की बहन प्रोडिकल साइंस सही बोल रहे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि काम का बंटवारा। जैसे आप समझिए ना कि सेल से अगर टिश्यू लेवल पे अगर आप जा रहे हैं, चलिए लिखिए लिखिए लिखिए। इसीलिए देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। लिखिए जल्दी। ध्यान दीजिए छोटी छोटी चीजों पर, ठीक है। कभी भी बड़े बड़े पहाड़ से टक्कर नहीं लगती, छोटे छोटे पत्थरों से ही लगता है। तो वो दिख जाता है ना। लिखिए लिखिए। बड़े पहाड़ से अगर आप टकराने के लिए जाइएगा तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है, क्योंकि बड़े पहाड़ तो सबको दिखता है, लेकिन छोटे छोटे पत्थर आप राह में चलते हुए से ठोकर लें, वो पता नहीं चलता है, दिखता नहीं है नीचे। राइटिंग में प्योर डॉक्टर का तैयारी। साफ साफ लिखने का कोशिश करिए। नहीं, सबको बोल रहे हैं। जल्दी लिखिए। हो गया। बताइए, आप लोग 15 साल स्कूलिंग किए ना, 17 साल, कितने साल स्कूलिंग किए फिर? 13 साल। अच्छा ये बताइए, लिखिए लिखिए, लिखते लिखते बोलिए कि अगर 13 साल के स्कूलिंग में कोई एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में खड़े होकर के, है ना, आप बोल सकते हैं, क्या कोई है? बताइए। और वो स्टेफनी है आपके। साइड में रखा हुआ, काम आएगा। अरे ये अपना इसको बोल रहे हैं। हाँ बताइए। मतलब पढ़ते हैं ना टॉपिक। हाँ तो किसी में भी बोल हाँ सकते हैं। नहीं है। 13 साल के पढ़ लिए और सोचना पड़ रहा है कि किस टॉपिक के बारे में बोलना। लिखते 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 बोलिए। हाँ बोलिए। क्या? ये ना ही साइंस का पार्ट है, ना ही मैथ्स का पार्ट है। अच्छा है ना, तो साइंस क्यों चुने? फिर आपको फिलॉसफी चुनना चाहिए। बिल्कुल। जो पढ़ाई करता है वो खाना भी बनाता है, उसको तो बस पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन मेरी मम्मी के सामने बोलेगा अच्छा। लिखते लिखते हो गया सब कुछ।
ना देर से बोले जा रहे हैं। देख रही हो बात। अब सुनिए, मिटा दे रहे हैं अब। उसको भी मिटा दे। अब देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर आप पढ़ने के लिए जाइएगा, एनसीईआरटी का अगर फर्स्ट लाइन दिखेगा तो उसमें क्या दिखेगा कि सबसे पहले लिखा हुआ है, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन मैनी अटेम्प्ट्स वेर मेड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या है कि, है ना, डाउन ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि जब से हम लोग सिविलाइज होना स्टार्ट किए, तब से क्लासिफिकेशन चलते आ रहा है, डाउन स्टार्टिंग से एकदम। ये बात समझ में आया? तो अब क्या हुआ कि हमको कितने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना है ना? अच्छा, क्लासिफिकेशन का नीड क्या है कि हमको सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानना है और उनके इवोल्यूशन, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। जैसे हम फूड चेन पढ़ते हैं, तो फूड चेन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ही क्यों आ रहा है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे कुछ कुछ रीजंस देते हैं जिसके कारण से। अच्छा, हम लोग का और नीड क्या है? सबसे पहले तो इकोलॉजी है ही, उसको इकोलॉजी बोलते हैं, इकोलॉजी तो है ही, और साथ में इंटरेस्ट भी है हमारा, क्योंकि उससे हमारा इकोनॉमिकल बेनिफिट हो सकता है ना, फूड वाला बेनिफिट हो सकता है, तो इस कारण से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टोटल ऑर्गेनिजम्स कितने हैं देयर आर, बताइए? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। अब उनको हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। सबका क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। तो अर्लीस्ट अटेम्प्ट लिखता है आपका एनसीईआरटी, लिखता है कि एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट। एरिस्टोटल ने अर्लीस्ट, सबसे पहले अटेम्प्ट किया, है ना, कि किसी को मालूम नहीं था कि कैसे, किस बारे में बांटे। अगर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनको कैसे बांटे। तो सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए? एरिस्टोटल। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले इनका योगदान था, सबसे पहले, ठीक है, अर्लीस्ट अटेम्प्ट। हाँ, साइंटिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे, वो सब नहीं पढ़ना, इधर देखिए, बाद में बताएंगे। एरिस्टोटल ने सबसे पहले अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया, ठीक है। अब ये किस पे बेस्ड किए? अगर ये क्लासिफिकेशन अगर हम कर रहे हैं, देखिए ऑर्गेनिज्म कितना है, इधर देखिए ऑर्गेनिज्म कितना है, उसका हम लोग को क्या करना है, उसके बारे में जानना है हमको। तो क्या क्या करेंगे हम लोग? तो क्लासिफिकेशन का कोई बेसिस होता है, हम लोग आपको बताए थे कि क्लासिफिकेशन अगर करेंगे तो उसका कोई बेसिस होता है। तो एरिस्टोटल ने क्या किया, है ना, एरिस्टोटल क्लासिफाई organism on the basis of simple, हाँ, थियोफ्रास्टस है फादर ऑफ बॉटनी, सॉरी, हाँ, तो अब इधर देख लीजिए शांति से, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। देखिए एरिस्टोटल ने क्या किया, क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल, किस पे बेस्ड था वो? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स था,
है ना, इसी को ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी कि पूरा का पूरा वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही देखे, किसका, ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट एनिमल सबका, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट और एनिमल। तो उन्होंने प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया, है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं, ही क्लासिफाई प्लांट इनटू श्रब्स, सॉरी हर्ब लिख देते हैं सबसे पहले, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया और प्लांट को कैसे क्लासिफाई कर दिया, हर्ब में, श्रब में और ट्री में। हर्ब क्या होते हैं, वैसे प्लांट जो कि ग्रीन होते हैं, है ना, ग्रीन स्मॉल प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं हर्ब्स। श्रब्स क्या होते हैं, है ना, प्लांट्स विच हैव वीक और वुडी स्टेम। देखिए वैसे प्लांट जो कि कैसे होते हैं, वीक होते हैं और उनका स्टेम कैसा होता है, वुडी होता है। ये प्लांट है। ट्री का मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही हम लोग ट्री का नाम लेते हैं तो ट्री एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिखता है, उसमें ब्रांचेस होते हैं ढेर सारे, है ना। लेकिन ये श्रब्स कैसे हैं, प्लांट विच हैव वीक और वुडी स्टेम। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसका तो एग्जांपल आप लोग दे दिए ग्रास, चलिए ठीक है, ग्रास हो गया। इसका एग्जांपल तुलसी, है ना, ये क्या है, तुलसी क्या है, श्रब। अब ये मेडिसिनल प्लांट भी है, तो इसमें हम लोग ये भी जान सकते हैं कि श्रब्स कैसे हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं। और ट्रीज कैसे हैं, बिग फॉर्म ऑफ प्लांट, है ना, विच हैव ब्रांचेस, बिग ब्रांचेस, है ना, बिग वुडी स्टेम, ऐसा लिख सकते हैं। तो उन्होंने, अब हम लोग अगर किसी भी प्लांट्स को देखेंगे या किसी भी वैसे चीज को देखेंगे जो कि प्लांट से बिलोंग कर रहा है, तो वो तीन तरह का ही हो सकता है, या तो हर्ब्स हो सकता है, या तो श्रब्स हो सकता है, या तो ट्री हो सकता है। एरिस्टोटल ने सिर्फ देख करके बताया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये बात समझ में आ रहा है, ये किसके लिए, प्लांट्स के लिए, है ना, प्लांट्स लिख सकते हैं। और ऐसा लिख सकते हैं, ही क्लासिफाइड एनिमल्स। एनिमल को किस पे क्लासिफाई कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ उसमें रेड ब्लड सेल है ना, हैव रेड ब्लड, लेट हो गया ट्रेन, कहाँ से लेट हो गया। हम लोग ये कब समय की बात कर रहे हैं मालूम, ये 1600 की बात कर रहे हैं हम। 1600 में देखिए, आप वो अभी बोलिएगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो सर ऐसे होते हैं जिनका कि ब्लड रेड नहीं होता, ब्लू होता है। हाँ, गाड़ी गई। कभी तो जानवरों को चोट तो लगता है, कभी तो कटते हैं वो लोग, क्योंकि उस समय मीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। जहां ये एरिस्टोटल रहते थे, एरिस्टोटल, है ना, जिस जगह पे रहते थे वहां पे बीफ वगैरह, है ना, मीट वगैरह बहुत ज्यादा खाया जाता। तो वो देखते थे आसपास में कि देखिए हमारा भी ब्लड कैसा है, रेड है, और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म भी कैसे हैं, रेड हैं। लेकिन अब कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कॉकरोच हो गए, उनका क्या है, रेड ब्लड नहीं है। उस समय गोताखोर गए और ऑक्टोपस को खोजे, ऑक्टोपस को काटे और ब्लू ब्लड निकला, तो उनको देखे कि वो उनका भी ब्लड रेड नहीं है। तो क्या इनका क्लासिफिकेशन में कोई डिमेरिट है कि नहीं, पहले ये बताइए। वो उन्होंने क्या करा है, सबसे पहले हम लोग जो अगर बाहर जाएंगे, अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे तो क्या दिखेगा, या तो स्मॉल ट्रीज दिखेंगे या तो बिग ट्रीज दिखेंगे। तो उन्होंने हर्ब, श्रब और ट्री बांट दिया। हर्ब जो कि एवरग्रीन रहे, हमेशा हमेशा ग्रीन ही रहते हैं। श्रब्स वैसे प्लांट जो कि जिनका की वुडी स्टेम होता है, और ट्रीज बिग स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, या ऐसे लिख सकते हैं, बिग फॉर्म ऑफ प्लांट। तो बताइए ये क्लासिफिकेशन में क्या कोई कमी है? और इसमें एनिमल्स में उन्होंने क्या बताया, जैसे कॉकरोच हम अपने आसपास देखते हैं, लेजर्ड्स देखते हैं, है ना, ह्यूमन को देखते हैं, गोट देखते हैं, डंकी देखते हैं, काउ देखते हैं, बफेलो देखते हैं, गोट देखते हैं, यही सब देखते हैं। अब इन सारे ऑर्गेनिज्म में कॉकरोच के पास
रेड ब्लड सेल नहीं होता, उनका ब्लड रेड नहीं होता, लेकिन ब्लड तो होता है उनमें। तो क्या इसके उनके क्लासिफिकेशन में, एरिस्टोटल के क्लासिफिकेशन में कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है, वही खोजेंगे। अब बताइए, आप लोग कोशिश करिए बताने का कि क्या दिक्कत है इनकी क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो इसी पे बात आया, इसी कारण से इसी के बाद इन्हीं साइंटिस्ट के बाद आए लिनस, कैरोलस लिनस, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है ना, तब से पढ़ते आ रहे हैं, पिछले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो उन्होंने भी सेम चीज लिया लगभग, और ये टू किंगडम उन्होंने भी प्लांट और एनिमल को बांट दिया कि या तो प्लांट हो सकता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, या तो एनिमल हो सकता है ना। इससे पहले अभी हम आपको बेसिस पढ़ाए थे, बेसिक बायोलॉजी पढ़ाए थे। बेसिक बायोलॉजी में आपको बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म वैसे होते हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉपिक होते हैं। इसमें कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिल रहे थे जो कि ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है। कुछ वैसे ऑर्गेनिज्म मिल रहे थे जो कि प्लांट लाइक हैं, है ना, प्लांट के जैसे दिखने में है, लेकिन इधर देखिए कि प्लांट, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट के जैसे दिखने में है, लेकिन वो प्लांट लाइक कैरेक्टर उनमें नहीं है। प्लांट लाइक कैरेक्टर मतलब उनका पास सेल वॉल है। प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म में, उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल था, लेकिन वो हेटरोट्रॉपिक। अब छोड़ दीजिए उसको, इधर देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो लिनस जो थे, इन्हीं के बेस्ड क्लासिफिकेशन पे थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई किए, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किए कि नहीं, प्लांट्स का एक अलग ग्रुप होना चाहिए, कि प्लांट्स वैसे होने चाहिए जिनका की सेल वॉल होता है जिनके पास, और एनिमल्स वैसे होने चाहिए जिनमें की सेल वॉल नहीं होता। उन्होंने थोड़ा सा अच्छा सा बताया उनको, प्लांट और एनिमल में डिफरेंशिएशन उन्होंने अच्छे से किया। अब सोचिए कि ये दोनों क्लासिफिकेशन में कहीं कोई ज्यादा दिक्कत है? ज्यादा दिक्कत की हम बात करें, इसी कारण से इसको बहुत लंबे समय तक लेके जाया गया, बहुत लंबे समय तक ये चला गया। लेकिन अब हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, कुछ कभी बच्चे के 3 बच्चे के 720 आउट ऑफ 720 आता है, कभी 67 बच्चों के आ जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि हम लोग का जो सोच है वो इवॉल्व हो रहा है। तो जैसे जैसे सोच इवॉल्व हो रहा है, तो इस ऑर्गेनिजम्स को और बांटना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को फिर से डिवीजन करा गया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप, इन सब के बेसिस पे और भी कैरेक्टरिस्टिक लिया गया। समझ में आया? तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद 3 किंगडम, उसके बाद 4 किंगडम, उसके बाद 5 किंगडम जो कि आर.एच. विटेकर ने दिया था, और उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये लिखना है, लिख लीजिए जल्दी से। आई थिंक आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अच्छा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, चलिए बढ़िया। लिखना नहीं है, देखिए अच्छा, मेरे ही क्लास में इतना लगा करते, सबके क्लास में स्क्रू ढीला है नहीं, गिर गया था, ढीला नहीं हुआ, गिर गया है। जल्दी लिखिए, बोलते बोलते लिखिए। अच्छा, ये समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछिए। चलिए बढ़िया। माँ और बेटा नहीं है जो बोली थी कि 25,000 रुपये हम एलिमेंट में दे देंगे। अच्छा, कहाँ है उसका नंबर? हमने चेक किया लेकिन कंफर्म नहीं किया, एक बार फॉर्म निकल गया। अच्छा, एक फैक्ट बताएं आप लोगों को। हाँ, अच्छा, लड़कों को ज्यादा चोट लगता है, लड़कियों के मुकाबले, लड़कियों को ज्यादा चोट लगता है लड़कों को मुकाबले। क्यों?
क्योंकि स्किन में रिसेप्टिकल्स बहुत ज्यादा होता है लड़कियों के, 34 रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। और हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता, तभी तो कहावत है। अच्छा अच्छा, लिखते लिखते। हमको नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। आप लोग जाइएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, एक एक लाइन दिखेगा आपको, ठीक है। नंबर तो है मेरे पास, लेकिन एक्चुअली हम कंफर्म नहीं होगा। हाँ, कहाँ है उससे बात हुआ है। अच्छा, आप लोग का भी देख करके थोड़ा सा दया लगता है, कोई और बात करने के लिए है नहीं, बस दो ही लोग हैं। बहुत ज्यादा काफी है। संपत्ति चाहिए। सही में संपत्ति लेके क्या करेंगे, संपत्ति दे दो। लिखिए लिखिए जल्दी। हो गया, चलिए अब सुनिए ध्यान से, बातचीत जितना करना था कर लीजिए, अब कर लिए, सॉरी, अब बात करिए, ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन लगभग लगभग 1866 के आसपास, ऐसा मान सकते हैं कि 18 सेंचुरी में लगभग लगभग आया था। कौन सा? टू किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, ठीक है। ये कौन दिए थे? गिवन बाय कैरोलस लिनस। नाम लीजिए, नाम लीजिए विथ रिस्पेक्ट, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, हाँ ठीक है। तो ये भी किस पे बेस्ड थे, है ना, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। देखिए अब उन्होंने क्या किया है, हम अभी ये जान रहे हैं, हम लोग को मालूम है कि टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं, 5 किंगडम टोटल होते हैं। तो अब सोचिए, दिमाग लगाइए कि थोड़ा सा प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या डिफरेंशिएशन रहा होगा, या क्या सिमिलरिटी, बहुत सारे किंगडम इन्हीं दोनों में होंगे, है ना। अब देखिए ज्यादा क्लासिफिकेशन अगर हम लेते हैं, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन या कैरेक्टर ज्यादा लेते हैं, तब अगर हम ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं तो हमको दिखता है कि क्लासिफिकेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो लॉन्ग टाइम तक, है ना, ज्यादा लंबे समय तक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही लिया गया, है ना। जब उसको इनएडिक्वेट, आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है इनएडिक्वेट, जब लोगों को ये इनएडिक्वेट लगा, यानी कि सही नहीं लगा, तब उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन वाले कैरेक्टर्स जोड़े। क्या कैरेक्टर्स जोड़े? कि उसका सेल स्ट्रक्चर भी देखना चाहिए, है ना। सिर्फ आप इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि वो प्लांट्स है और एनिमल्स है ना, मॉर्फोलॉजिकली देख करके, ठीक है। आप सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं देख सकते, आपको उसका सेल भी देखना होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखना होगा। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसमें आएंगे जो कि फंजाई है। फंजाई क्या है? अब उसमें सेल वॉल है, प्लांट लाइक कैरेक्टर, लेकिन वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ये बात नहीं समझ में आया। तो क्या वो प्लांट में आना चाहिए उनको?
नहीं, उनके लिए एक अलग किंगडम बनना चाहिए। ये बात समझ में आया? उससे भी पहले लगभग लगभग उसी समय के आसपास रॉबर्ट हुक ने ये सेल को खोजा था। तो कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिले जो कि यूनिसेलुलर थे। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिए? कैरोलस लिनस, लगभग लगभग 18 सेंचुरी के आसपास। उसके बाद, है ना, उसके बाद उन्होंने क्या किया, है ना, ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज एक्सेप्टेबल बाय पीपल लॉन्ग टाइम, बट, है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन क्लासिफिकेशन या कैरेक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वी नीड टू क्लासिफाई फर्दर, है ना। अगर कैरेक्टर्स देखे ऑफ क्लासिफिकेशन तो हम लोग को उसको फिर से क्लासिफाई करना पड़ेगा। किसको क्लासिफाई करना पड़ेगा? जो पहले से है। देखिए, पहले जो पेरेंटल जो था, यानी प्लांट्स और एनिमल जो पहले से दिया हुआ था कैरोलस लिनस के द्वारा, उसको चेंज नहीं करा गया, कभी भी नहीं। उसमें कुछ नया ऐड किया गया, लेकिन उसमें कुछ सब्सट्रैक्ट नहीं किया गया। ये बात समझ में आया? ओके। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या दिए थे उन्होंने? प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। अब यहां तक हम लोग जान गए हैं, तो ये भी जान सकते हैं, है ना, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं दिया हुआ है आपकी बुक में, तो शॉर्ट में करके निकाल दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो लगभग लगभग थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था, है ना, 18th सेंचुरी के बाद लगभग लगभग समझिए कि 1860 के आसपास में या 1880 के आसपास में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, है ना, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि कौन दिए थे? अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, अर्नस्ट हैकेल दिए थे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स को रखा ही साथ में, प्लांट्स और एनिमल्स को तो रखा ही, लेकिन उसमें से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकाल दिया। यूनिसेलुलर वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटो ऑटोट्रॉपिक है ना, या ऐसे ही समझ लीजिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बाहर निकाल दिया, जिसको कि उन्होंने नाम दिया प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा। इसमें कैसे थे? ये दोनों मल्टी सेलुलर थे। अब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आ रहे हैं। इसमें क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या है? ऑर्गन, टिश्यू, है ना, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, तीनों लेवल है इसमें। लेकिन इसमें कैसा है? सिर्फ सेलुलर लेवल। यानी इतना समझ में आ रहा है कि प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? लिख लीजिए जल्दी से। एक्सेप्टेबल होगा ना?
ग्रामेटिकल एरर्स थोड़े बहुत होंगे तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बस हम कहना क्या चाह रहे हैं उस पर फोकस करिए। ऐसे कभी पूछा नहीं जाएगा मेरे ख्याल से कि 3 किलोम क्लासिफिकेशन किसने दिया था और उसमें क्या ऐड हुआ था। देखिए हम पेरेंट वाले जो हैं उसको सेम रख रहे हैं लेकिन कुछ कुछ ऐड करते जा रहे हैं, है ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे 4 किलोम क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि दिए थे कोपलैंड, ठीक है। कोपलैंड नाम था उनका। अब कोपलैंड ने क्या किया था, अब देखिए इसमें हम लोग को सारा जो एनिमल्स दिख रहे हैं या जितने भी ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक और ये भी यूकैरियोटिक। तो उन्होंने बांटा प्रोकैरियोटिक को, सॉरी प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक। फिर उसके बाद आर.एच. विटेकर आए 1969 में। आर.एच. विटेकर आपके बुक में दिया हुआ है और ईयर भी दिया हुआ है 1969 में, और उन्होंने 5 किंगडम दिया क्लासिफिकेशन, जिसमें कि उन्होंने एक और ऐड किया फंजाई को, ठीक है। अब जब फंजाई को ऐड कर दिया उसके बाद भी अभी 3 डोमेन सिस्टम चल रहा है। उसके नीचे उसी पैरा के जहां पे आर.एच. विटेकर वाला लिखा हुआ है उसी के नीचे वाले को पढ़िएगा तो वहां पे लिखा हुआ है 3 डोमेन सिस्टम, जिसमें कि 2 डोमेन दिया गया बैक्टीरिया को और 1 डोमेन दिया गया यूकैरिया को, है ना। 3 डोमेन में पहला डोमेन था आपका आर्किया,